गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद है कि बच्चों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी फंटास्टिक चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने कॉमन एरर के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले कॉमन एरर के सीरीज में कई बच्चों ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है और इससे मोटिवेटेड होकर के हम यहाँ एक और कॉमन एरर की सीरीज को आपके समक्ष ला रहे हैं। बच्चों, आज की इस कॉमन एरर में 20 कॉमन एरर्स आपके लिए हैं। पहले आप उसको ट्राई कीजिए। आप अपने आंसर शीट को जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं उसको आप वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार टैली कर लें और इसके बाद आप हमें रिपोर्ट भी करें कि आपका सही एरर कितना निकला, आपका सही स्कोर कार्ड क्या है। बच्चों, ये वीडियो सेशन आपके तैयारी के लिए काफी अहम है। इससे आप अपना आकलन कर पाइएगा कि आपका कॉमन एरर की तैयारी कैसी है। बच्चों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, जिससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें, अपनी फीडबैक दें और यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इस वीडियो सेशन में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये थोड़ा सा टिकलिश भी है, थोड़ा सा पेचीदा भी है। कह रहा है क्या, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है ना। पहला हमारा जो कॉमन एरर का सवाल है वो इस प्रकार से है, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स, नो एरर। आपको इसमें एरर को चुनना है कि एरर का पार्ट कहां है। अगर आपका प्राइसेस आर इंक्रीजिंग में अगर एरर है तो आंसर आपका ए होगा। अगर आपको लग रहा है कि इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपका आंसर बी होगा। अगर आपको लगता है कि लिप्स एंड बाउंड्स में कोई समस्या है तो आंसर सी होगा। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, नो एरर होगा। बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज कर ले, थोड़ा समय ले, ठीक है ना। चलिए, इसके सही आंसर की ओर हम लोग मूव करते हैं। इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। देखिए, एक इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये हमारा इडियम का करेक्ट रूप है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब होता है तेजी से, जिसका मतलब होता है तेजी से। चलिए, क्विकली जिसको हम आप इंग्लिश में कह सकते हैं। तो सवाल का ये राइट आंसर क्या होगा, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, इनके जगह पर क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए। ठीक है, अतः हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। करे क्या, हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। एक बार सवाल को पुनः सुना जाए। हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। आपको इसमें एरर पार्ट को चूज करना है। बच्चों, इस तरह के सवाल मतलब आप समझिए कि बार बार आने वाले ये सवाल है। ये सवाल का एक फिक्स नेचर है कि सवाल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। इसका कारण क्या है, देखिए, हम लोग बेसिक चीज को जानते हैं कि जो काम पहले होता है अगर पास्ट एक्शन हो और पास्ट एक्शन में अगर 2 क्रियाएं हो, फर्स्ट क्रिया जो होती है वो पास्ट परफेक्ट के नियम से बनती है और जो सेकंड जो एक्शन होता है ना वो सिंपल पास्ट के नियम से बनती है। ये एक बेसिक रूल है। यदि 2 क्रियाएं यदि पास्ट में हो तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट और सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। इसमें कह रहा है क्या कि जो ही वो दरवाजा खोला है ना, लाइट वेंट ऑफ, मतलब लाइट खत्म हो गया। इसका मतलब है कि पहले काम दरवाजा खोलने का हुआ है, इसके बाद लाइट जाने का काम हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होना चाहिए फर्स्ट एक्शन के लिए। हार्डली डिड के जगह पर यहां पर हैड होना चाहिए, हार्डली डिड के जगह पर हैड होना चाहिए। अतः हमारा सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। करे क्या, आई यू एंड माई ब्रदर विल गो टू द मूवी टुमारो। इसमें हमें गलत पार्ट को चूज करना है। कहां पर गलत है, एक बार फिर से सवाल को सुना जाए। आई यू एंड माई ब्रदर विल गो टू द मूवी टुमारो। चलिए, ये बहुत ही फंडामेंटल टाइप के एरर हैं, ठीक है ना। और आज जितने भी एग्जाम्स में, केवल एसएससी ही नहीं, जितने भी एग्जाम्स में एरर पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही फंडामेंटल नेचर के पूछे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग उस एरर को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चों, इसमें जो पार्ट गलत होगा वो पार्ट ए है, ठीक है ना। इस 3 का राइट आंसर ए होगा। इसका कारण क्या है कि जब आपको एक से ज्यादा प्रोनाउन दिया गया हो,
अगर किसी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन दिया गया हो और वो प्रोनाउन सिंगुलर रूप में हो, मतलब सिंगुलर फॉर्म में वो प्रोनाउन हो, वो सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउन हो, आप ऐसे समझिए प्रोनाउन का जो फॉर्म है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो इसका जो सजावट है वो सेकंड पर्सन सबसे पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद और फर्स्ट पर्सन उसके बाद, मतलब 231 के नियम से हम लोग काम करते हैं। यदि एक से ज्यादा प्रोनाउन दिया गया हो और वो प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, प्लूरल के लिए अलग रूल है। यदि वो प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तो सबसे पहले हम जगह देते हैं सेकंड पर्सन को, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन और इसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन। तो हमारा इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले यू होना चाहिए, इसके बाद माई ब्रदर होना चाहिए, थर्ड पर्सन जो है माई ब्रदर होना चाहिए, और इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद आई होना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि हमारा 3 का राइट आंसर हमारा ए बनेगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, वन ऑफ माई कलीग्स इज लीडिंग द ऑफिशियस डेलीगेशन। एक बार सवाल को पुनः सुना जाए, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, आपको थोड़ा सा इसको समय देकर के बनाना चाहिए। वन ऑफ माई कलीग्स इज लीडिंग द ऑफिशियस डेलीगेशन। बच्चों ये बहुत ही थोड़ा सा अंदरूनी ये एरर वाला ये सवाल है, लेकिन ये आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। देखिए पार्ट ये हमारा सही है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ये तो ओके। वर्ब सिंगुलर पहले सब छटनी क्रिया करके पहले हटाया जा रहा है। वन ऑफ माई कलीग्स ये हमारा जो खंड है सही है। इज लीडिंग ये भी सही है। द ऑफिशियस डेलीगेशन, अब इसको थोड़ा सा चेक किया जाए। देखिए ऑफिशियस का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अगर ऑफिशियस टाइप का है यानी कि वो चापलूस है, आप ऐसा समझिए, आपको खुशामद करने वाला है, खुशामदी करने वाला, खुशामदी करने वाला। अगर कोई व्यक्ति अगर ऑफिशियस है तो आपका प्रशंसा करता है ताकि आप उसके मतलब उसको फेवर कर सके। ओके, यहाँ पर ऑफिशियस की जरूरत नहीं है, इस एरर में ऑफिशियस की जरूरत नहीं है, इस एरर में ऑफिशियल की जरूरत है। वो जो डेलीगेशन था ना वो ऑफिशियल डेलीगेशन था, मतलब सरकारी सार्वजनिक सरकार की तरफ से गया वो डेलीगेशन था, वो कोई प्राइवेट डेलीगेशन नहीं था। ठीक है ना, एक बार फिर से इसको समझा जाए। वन ऑफ माई कलीग्स इज लीडिंग द ऑफिशियल डेलीगेशन, ऑफिशियस की जगह पर क्या होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए। अतः हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। आइएगा नंबर 5 की ओर। कह रहे क्या, द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ए 3 days कल्चरल फेस्टिवल्स इन देयर कॉलेज। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए। द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ए 3 days कल्चरल फेस्टिवल्स इन देयर कॉलेज। बच्चों इसमें एक एरर पार्ट हमें चुनना है और बहुत ही आसान टाइप के एरर है, इसमें बहुत ही आसान इसका आंसर बनने वाला है, और इसका जो राइट आंसर जो होगा वो 5 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। वजह क्या है, थोड़ा इसके वजह को समझा जाए। देखिए एक बेसिक रूल क्या कहता है कि जब 2 नाउन आपस में जुड़े हों, पहले बेसिक रूल को, पहले फंडामेंटल रूल को समझा जाए। जब 2 नाउन आपस में जुड़े हों तो फर्स्ट नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये एकदम मतलब आवश्यक है। एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, यदि अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो यदि 2 नाउन यदि आपस में जोड़े जाएं तो फर्स्ट नाउन शुड बी सिंगुलर, मतलब कि पहला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डेज है और यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। अब यहाँ पर डेज के जगह पर डे होना चाहिए, 3 डे होना चाहिए, ठीक है ना। 3 डेज नहीं होना चाहिए, नाउन प्लस नाउन में फर्स्ट नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ये 3 के कारण डेज है, तो ये 3 के कारण डेज अगर तब होता जब कल्चरल फेस्टिवल नहीं होता, जब कल्चरल नाउन अकेले होता है। सपोज कीजिए कि वो 3 दिनों से पढ़ाई कर रहा है, अगर हमको ऐसा कहना है 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, 3 दिनों से अनुपस्थित है, तो वहां पर 3 डेज ठीक है, वहां पर 3 डेज ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद एक नाउन रख दिया जाए तो यहाँ पर डेज जो है वो डे में कन्वर्ट कर जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर 3 डे इस तरह से होना चाहिए, 3, ठीक है ना, डे है ना, कल्चरल फेस्टिवल होना चाहिए। और फेस्टिवल्स में जो है वो ए है, तो ए के कारण यहाँ पर फेस्टिवल होना चाहिए। यानी कि इस पार्ट में भी हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। यानी कि हमारा टोटली बात क्या निकला कि 5 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। करेक्ट, इफ एनी बॉडी नोज द ट्रूथ लेट देम टेल इट। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए। करेक्ट, इफ एनी बॉडी नोज द ट्रूथ, इफ एनी बॉडी नोज द ट्रूथ ना लेट देम टेल इट। देखिए बच्चों इसमें जो पार्ट है वो क्या गलत है, वो गलत इसका जो सी पार्ट है। देखिए एक बहुत ही प्रोनाउन में एक बहुत ही बेसिक रूल क्या है कि एनीबॉडी, आप ऐसे समझिए, समबॉडी, नोबॉडी। अब इनके साथ जो भी प्रोनाउन होते हैं
आप ये समझिए, इनके साथ जो वर्ब होता, जो प्रोनाउन का जो ये होता है, वो ये क्या कौन सा प्रोनाउन होता है, वहां पर हमें यहाँ पर ही करने की जरूरत है, वहां पर ही के हम ही का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एनीबॉडी के लिए ही होगा, समबॉडी के लिए ही होगा और नोबॉडी के लिए भी ही होगा। जेंडर क्लियर नहीं है तो मैस्कुलिन जेंडर को ही प्राथमिकता देते हैं। अब एनीबॉडी से पता नहीं है, एनीबॉडी के साथ देम नहीं होगा, प्लुरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। ये आप समझ ले कि इनके साथ एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी के साथ प्लुरल प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है ना। प्लुरल प्रोनाउन नहीं होता, वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर में भी ही चाहिए, सी नहीं, है ना। सिंगुलर में भी हमें ही चाहिए, तो हमारा करेक्शन क्या होगा, यहाँ देम की जगह पर क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। अतः हमारा 6 का राइट आंसर क्या निकलेगा, 6 का राइट आंसर हमारा सी निकलेगा। आइएगा नंबर 7 में, पर क्या, प्लीज कन्वे माई हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम। एक बार वाक्य को फिर से करे, क्या प्लीज कन्वे माई हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है और थोड़ा इस पर आप समय देकर के इसको हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसका बच्चों राइट आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। हार्टफेल्ट के जगह पर वहां पर हार्टिएस्ट होना चाहिए। हार्टफेल्ट का यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया है, हार्दिक बधाई। तो हार्दिक बधाई के लिए ना हार्टफेल्ट नहीं होता है, क्या होता है, हार्टिएस्ट होता है। यहां पर होना क्या चाहिए, हार्टिएस्ट होना चाहिए बस। यानी कि हमारा जो 7 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 8 की ओर, करेगा सी वॉज नॉट हर यूजुअल इबुलियंट एट द पार्टी। सी वॉजंट हर यूजुअल इबुलियंट एट द पार्टी। बच्चों बहुत ही फंडामेंटल इसमें एरर है, सारे के सारे फंडामेंटल रूल्स पर आधारित एरर है। एरर्स के लिए आपको कोई नियम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बच्चों मैं कहूंगा कि आप थोड़ा अपना फंडामेंटल चीजों को ठीक रखें और बहुत ज्यादा हाई फाई रूल्स की कोई आवश्यकता नहीं है जहां तक एरर को हल करने की बात है। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। वजह क्या है, देखिए यूजुअल जो है वो एडजेक्टिव है, यूजुअल जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमें जरूरत किसकी होती है, नाउन की होती है। लेकिन इबुलियंट जो है ना वो एडजेक्टिव फॉर्म में है, एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है, इसके नाउन रूप की। तो इसका नाउन रूप क्या हो जाएगा, इबुलियंस। इसका नाउन रूप क्या हो जाएगा, इबुलियंस। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 8 का राइट आंसर बी होगा। इबुलियंट की जगह पर इबुलियंस होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, एक बार बात को फिर से सुना जाए, अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्व्स। कह रहे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्व्स। देखिए जितने भी इस तरह के निगेटिव एडवर्ब हैं, है ना, इनके बाद क्या होता है, जितने भी निगेटिव एडवर्ब हैं, एक बेसिक रूल क्या है, तो निगेटिव एडवर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है और तब जाके सब्जेक्ट आता है, तब जाकर के वाक्य आगे कंटिन्यू रहता है। जैसे कि देखिए निगेटिव एडवर्ब हम मान लें कि नेवर है, एक नेवर से हमको सेंटेंस बनाना है और नेवर को शुरू में इस्तेमाल करना है। हमको कहना है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है। पहले आप इस बेसिक चीज को पहले समझे। चलिए, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन हमको नेवर को बीच में नहीं ला करके नेवर से वाक्य को स्टार्ट करना है। तो हमारा अगर हम ऐसे बोलते हैं नेवर आई हैव, ठीक है ना, टोल्ड ए लाई, थोड़ा ध्यान दिया जाए ये कैसे ये हल हो रहा है। नेवर आई हैव टोल्ड ए लाई, ये जो सेंटेंस है गलत है, क्योंकि निगेटिव एडवर्ब, सॉरी यहाँ पर निगेटिव एडवर्ब के बाद, है ना, आपका ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। निगेटिव एडवर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। तो नेवर से अगर हम सेंटेंस पे स्टार्ट करते हैं तो नेवर हैव आई होना चाहिए। इसका करेक्शन कैसे होगा, नेवर हैव आई होना चाहिए, और इस तरह से वाक्य कंटिन्यू रहेगा। यहां पर यही रूल काम करेगा, करे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, देखिए नो करके ये निगेटिव बना दिया। अब ये निगेटिव एडवर्ब है, निगेटिव एडवर्ब से ना क्लॉज की शुरुआत हो रही है, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। जब सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव एडवर्ब से होगा तो क्या होगा, ऑक्सिलरी पहले आएगा। इसका मतलब है कि आर पहले आ जाएगा, पैसेंजर बाद में जाएगा। करेक्शन किस प्रकार होगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स, है ना, ये आर जो है वो अंदर में ना जाकर के आर बाहर निकल आएगा। इसका मतलब है कि हमारा 9 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या करना है इसमें, करना कुछ भी नहीं है, आर को पैसेंजर्स के पहले लिखना है, ठीक है ना। निगेटिव एडवर्ब रूल एक बार फिर से देख लिया जाए, निगेटिव एडवर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्लॉज के बाकी भाग। हम लोग रूल क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर टू सिट, ठीक है। चलिए इसको आप थोड़ा सा इसको हल करने की कोशिश कीजिए।
करे क्या, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स टू सिट। बच्चों अगर आप इसका आंसर अगर बी सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आप इसका आंसर अगर बी सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। और वजह क्या है सी होने का, क्योंकि सीट के बाद ना प्रीपोजिशन की जरूरत है। बैठने के लिए उसने बैठने के लिए कोई चेयर नहीं दिया। तो सीट एक वर्ब है जिसके बाद यूजुअली हम इन या ऑन का प्रयोग करते हैं। यदि जगह घिरा है तो इन और जगह खुला है तो ऑन। यानी कि यहाँ पर चेयर को माना जाता है कि वो चेयर एक क्लोज्ड है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है, घिरा हुआ चीज है, सराउंडिंग फॉर्म में रहता है। आप बैठेंगे तो सराउंडेड हो जाएंगे उससे। तो यहाँ पर सीट के साथ इन होना चाहिए। ये विदाउट प्रीपोजिशन ये जो सेंटेंस है ना ये इनकम्प्लीट है। अगर आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप ये जो सेंटेंस होगा वो इनकम्प्लीट होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने बैठने के लिए कोई चेयर नहीं दिया। आपका बी क्यों सही है, एनी के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, एनी के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, ये भी ठीक है, और नाउन प्लूरल भी हो सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, एनी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी ठीक है, नाउन प्लूरल भी ठीक है। मतलब आप एनी चेयर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और आप एनी चेयर्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतः अगर एनी चेयर्स है तो आप इसे एरर के रूप में ना ले। इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते नंबर 11 की ओर। चलिए, he finds fault in everyone, he finds fault in everyone, वो सब में कमी पाता है, सब में दोष पाता है। he finds faults in everyone। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर सी होना चाहिए। वजह क्या है यहाँ पर, है ना, फॉल्ट विथ होता है। अगर आप किसी में कुछ गलत खोजते हैं तो फॉल्ट इन नहीं, आप फॉल्ट विथ खोजते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन के जगह पर प्रीपोजिशन विथ होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 11 का जो राइट आंसर होगा वो सी होना चाहिए। इनके जगह पर क्या होना चाहिए, इनके जगह पर विथ होना चाहिए। चलिए हम लोग 12 में आते हैं। करेंगे सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैव क्रैश्ड रिसेंटली। एक बार फिर से सेंटेंस को सुना जाए। करेंगे सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैव क्रैश्ड रिसेंटली। इसमें एरर पार्ट क्या है बच्चों, इसमें जो एरर है वो बहुत आसान है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइएगा, एकदम आप जगह पर पहुंच जाइएगा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए होना चाहिए। क्यों ए होना चाहिए, एयरक्राफ्ट एक नाउन है, आप ऐसा समझिए, एक सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होता है। मतलब एयरक्राफ्ट में एस नहीं लगता है। एयरक्राफ्ट सिंगुलर है और एयरक्राफ्ट प्लूरल है, यानी कि एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होगा। तो यहाँ पर एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एस लगा तो ये गलत है। एयरक्राफ्ट सिंगुलर है और एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 12 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 13 की तरफ। कह रहे क्या, अनईजी लाइज द हेड। कह रहे क्या, अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। इसमें एरर क्या है बच्चों, पहले हमको ये फंडामेंटल चीज को समझना होगा कि हम किसी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो एडजेक्टिव से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस का स्टार्टिंग एडजेक्टिव से नहीं हो सकता है। ये तभी होगा जब एडजेक्टिव के साथ नाउन रहेगा। ये तभी जाकर के सेंटेंस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। केवल एडजेक्टिव से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि अनईजी जो है ना ये एक एडजेक्टिव है। बेचैनी, अनईजी का मतलब बेचैनी, चिंता, है ना। अनईजी का मतलब बेचैनी या चिंता। बेचैन कहिए, बेचैनी नहीं, बेचैनी तो नाउन फॉर्म में आ जाएगा। अनईजी का मतलब होता है बेचैन या चिंता से, चिंताग्रस्त, आप ऐसा समझिए, चिंताग्रस्त अथवा एंक्सियस इसका साइन हो जाएगा, या बेचैन। चलिए अब यहां पर आपको अनईजी की जरूरत नहीं है क्योंकि अनईजी एडजेक्टिव है। आपको यहां पर नाउन की जरूरत है। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा, अनईज। इसका नाउन हो जाएगा अनईज। स्टार्टिंग जो होना चाहिए वो नाउन से होना चाहिए, एडजेक्टिव से नहीं। एडजेक्टिव से तभी स्टार्ट हो सकता है जब उसके साथ एक नाउन जुड़ा हुआ हो। इसका मतलब है कि 30 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 14 में। कह रहा है क्या, गीता सस्पेक्ट सीता फॉर स्टीलिंग द पेन। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए। गीता सस्पेक्ट सीता फॉर स्टीलिंग द पेन, यानी कि गीता संदेह करती है कि वो सीता ने कलम चुराया होगा। बच्चों बहुत आसान है और ये जरूर हल होना चाहिए। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। कारण क्या है, सस्पेक्ट के साथ, सस्पेक्ट चाहे इसका अगर हम एडजेक्टिव फॉर्म ले लेते सस्पिशियस,
ये दोनों के दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं, ये दोनों के दोनों प्रीपोजिशन अपने साथ ऑफ लेते हैं, यानी कि जहां पर आप 4 देखते हैं यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर ऑफ होना चाहिए। 14 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा, 14 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। आइएगा 15 की तरफ। करें क्या, द रिटेंशन ऑफ ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर अर्निंग्स हैव हेल्प्ड बिल्ड आवर न्यू हाउस। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए, द रिटेंशन ऑफ ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर अर्निंग्स हैव हेल्प्ड बिल्ड आवर न्यू हाउस। बच्चों ऐसे सवाल को जरूर बनाना चाहिए। अगर थोड़े से टिकली सवाल को बना लेते हैं आप भीड़ से काफी आगे रहेंगे। कह रहे क्या, द रिटेंशन ऑफ ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर अर्निंग्स, इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो रिटेंशन है, और वर्ब किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हैव आपको जो दिखाई देता है ये रिटेंशन के अनुसार होना चाहिए। रिटेंशन सिंगुलर है लेकिन हैव तो प्लुरल है। अब हैव को किस में आपको चेंज करना है, हैव को आपको हैज में चेंज करना है। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, 15 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। आइएगा नंबर 16 में। कह रहे क्या, ही मेट ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स। एक बार बात को फिर से सुना जाए, ही मेट ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स बट फेल टू गेट द परमिशन टू होल्ड द फंक्शन। एक बार फिर से सवाल को देखा जाए, कह रहे क्या, ही मेट ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स बट फेल टू गेट द परमिशन टू होल्ड द फंक्शन। बच्चों इसमें एरर पार्ट क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको शायद एरर मिल जाए, आपको एरर समझ में आ जाए। देखिए कंसर्न्ड का यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसका जो राइट आंसर तो पहले मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। ए क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज को समझ लिया जाए। देखिए कंसर्न्ड का 2 तरह से यूज होता है। यदि कंसर्न्ड का अगर यूज अगर नाउन के पहले होता है तो कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित, फिक्रमंद, चिंतित फिक्रमंद, आप ऐसा समझिए। लेकिन अगर नाउन के बाद यदि कंसर्न्ड का यूज होता है तो कंसर्न्ड का मतलब होता है संबंधित, जुड़ा हुआ। कंसर्न्ड का मतलब होता है संबंधित, जुड़ा हुआ। चलिए जुड़ा हुआ। अब सवाल का पहले आप हिंदी रूपांतरण पहले देखते हैं कि सवाल का हिंदी में क्या निकल रहा है। ही मेट ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स, वो सभी अधिकारियों से मिला जो अधिकारी उस चीज से संबंधित है, या चिंतित अधिकारी का कोई मतलब नहीं है। पहले तो ये समझ ले कि इस एरर में चिंतित अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ कंसर्न का जो यूज है वो गलत रूप में हुआ है। यहाँ पर कंसर्न कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर कंसर्न नाउन के बाद होना चाहिए। हमारा वाक्य किस प्रकार होना चाहिए, ही मेट ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न, मतलब कंसर्न ऑफिसर्स आपका जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, चिंतित का। यहाँ चिंतित का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए ना, ऑफिसर्स कंसर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑफिसर्स कंसर्न होना चाहिए। ये आपका सही है। इसका मतलब है कि हमारा 16 का राइट आंसर क्या होगा, 16 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा हम 17 में आते हैं। कह रहा है क्या, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिज टेनेंट टू इविक्ट हिज रेंटेड हाउस इफ ही कुड नॉट पे द रेंट। बहुत अच्छा ये एरर है, बहुत अच्छा और बनाने लायक एरर है। ये आपका आईक्यू को टेस्ट करेगा, ठीक है ना, कि आप कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा तक आप सोच सकते हैं। चलिए, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिज टेनेंट टू इविक्ट हिज रेंटेड हाउस इफ ही कुड नॉट पे द रेंट। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। देखिए इविक्ट का मतलब होता है किसी को निकाल देना, इविक्ट का मतलब होता है ड्राइव अवे, आउस्ट। चलिए निकाल देना, ठीक है ना। अगर आप किसी को अगर इविक्ट करते हैं आप उसको उस जगह से निकाल देते हैं। लेकिन यहां पर भाव क्या है, लैंडलॉर्ड ने कहा किराएदार से, टेनेंट का मतलब किराएदार से, कि जो रेंटेड हाउस उसको खाली कर दो, उसको खाली कर दो। यहाँ पर निकालने का सेंस नहीं है, आप हाउस को क्या करेंगे, खाली करेंगे। तो यहाँ पर इविक्ट के जगह पर यहाँ पर वैकेट होना चाहिए, ठीक है ना। वैकेट, वैकेट का मतलब खाली करना, वैकेट का मतलब खाली करना, कि आप उस घर को खाली कर दो यदि आप रेंट नहीं दे सकते हो तो। इसका मतलब है कि हमारा जो 17 का राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 18 में। पर क्या, रडार इक्विपमेंट्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। एक बार फिर से सुना जाए, रडार इक्विपमेंट्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट इंस्टॉल्ड केयरफुली। बच्चों इसमें जो एरर पार्ट है वो ए है। वजह क्या है, इक्विपमेंट में नहीं लगता। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, पहले आप इसको ऐसे समझ ले, है ना। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में हम अगर बाहर से एस लगाना है तो नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि केवल इक्विपमेंट होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन में हम बाहर से एस को ऐड नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि 18 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते 19 की तरफ।
कह रहा है क्या, ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड विद द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड। करेक्ट, ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड विद द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। वजह क्या है, आप किसी घटना में लिप्त होते हैं, आप किसी घटना में शामिल होते हैं, तो उसके लिए इन्वॉल्व के साथ हम प्रीपोजिशन विथ के जगह पर इन्वॉल्व के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी घटना में लिप्त होते हैं, किसी घटना में शामिल होते हैं, तो प्रीपोजिशन विथ के जगह पर इन का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें क्या, इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन स्विमिंग टू लर्न टू ब्रीथ प्रॉपरली। यानी कि ये स्विमिंग के लिए एक बहुत बड़े महत्व की बात है कि आप मतलब सांस लेना प्रॉपर वे में सांस लेना सीखें। स्विमिंग के दौरान प्रॉपर वे में सांस लेना सीखे, ये बहुत ही महत्व की बात है। देखिए प्राइमरी का मतलब होता मूलभूत, यहाँ पर होता बहुत बड़े महत्व। यहाँ पर प्राइमरी का सेंस नहीं होना चाहिए, प्राइमरी का एंटो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है ना, और इसका अपोजिट होगा सेकेंडरी होगा। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी का में जरूरत नहीं है, यहाँ पर करे कि बहुत बड़े महत्व की बात है, तो इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस होना चाहिए। प्राइमरी की जगह पर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, है ना। प्राइम का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सुप्रीम। यानी कि यहां पर होना चाहिए आपका प्राइमरी गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। बच्चों आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 20 कॉमन एरर्स को किया है। ये कॉमन एरर्स आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। बच्चों एक बार फिर से मैं बात को दोहराना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।